That's great. Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our first lecture. The first module, inshallah, today we'll cover. This is the first lecture of our ethical hacking and cybersecurity online course. Uh, we have right now only two participants joined so far, Bilal and Saeed Madeen, and few obviously will be joining maybe today or maybe in the later classes. अच्छा, आज का जो मॉड्यूल है, आज का जो सेशन है, इफ यू रिमेम्बर, तो जो हमने ऑनबोर्डिंग सेशन कवर किया तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि आज हम जो बेसिक्स हैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की, हम उसको बिल्ड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे. These are the fundamental and the foundational concepts, but they are very necessary in order to basically study any advanced topic or any advanced course related to hacking, related to information security, related to cyber security, etc. ठीक है. तो वी ऑलरेडी हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर, ऑनबोर्डिंग सेशन के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं. ठीक है. तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज जो है, अब हम आज के अपने लेक्चर को, सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो हम क्या कवर करेंगे आज के इस सेशन के अंदर. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो बेसिक, जो फाउंडेशनल ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के, हम उनको कवर करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिफरेंट किस्म के जो अटैक्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, किस तरह के अटैक्स के टाइप्स हैं. ठीक है. और हम उन अटैक से किस तरीके से ऑब्वियसली प्रिवेंट कर सकेंगे. ऑब्वियसली जो प्रिवेंशन का जो पार्ट है वो तो हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा उसके अंदर हम कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे. ऑब्वियसली एक सिंगल इनिशियल लेक्चर, वो भी इनिशियल लेक्चर के अंदर अटैक से हम डिफेंड कैसे कर पाते हैं, इट इज नॉट ऑब्वियसली पॉसिबल. आई हैव इंट्रोड्यूस फ्यू मोर टॉपिक्स विच आर नाउ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. रिमेंबर बिलाल, जब हमने इनिशियली ये सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए थे जेबिस्ट के अंदर, तो उसको चीज़ें डिफरेंट थी. आई थिंक इट्स 4 years नाउ. ठीक है. मे बी 3, मे बी 5. ठीक है. 4 साल हो गए होंगे इस बात को. अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हुई हैं. खास तौर पर अब न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो एक समझ लीजिए पूरा एक नया पैराडाइम ऐड हो चुका हुआ है. साइबर किल चेन क्या है, ठीक है, उसकी मेथोडोलॉजी, टीटीपी टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, आईओसीज, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एक्सेट्रा. ठीक है. ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. अच्छा, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे, डिस्क्राइब डिस्कस द हैकिंग कॉन्सेप्ट. हैकिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हैकिंग किस तरह, कितनी किस्म की हैकिंग होती है, हैकर कौन होते हैं, कितनी किस्म के हैकर्स होते हैं. ठीक है. और उसके बाद हैकिंग के फेजेस क्या है. ठीक है. और फिर एथिकल हैकिंग के जो एक्चुअल अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक जो डिस्कशन भी एक कॉमन चलती है कि नो, हैकिंग, द टर्म हैकिंग एंड द हैकर इज बीइंग यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस. सो हाउ अ हैकर और हैकिंग कैन बी एथिकल. तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के एंड में हम ये भी देखेंगे कि हमें जो लैब सेटअप जो करनी होगी, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, वो कौन से सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज करने होंगे. ठीक है. तो चलें, अब मैं साथ में एक दो चीजें, आपको पता ही है, जो बिलाल इस वक्त माई एक्स स्टूडेंट, तो हम जर्नल भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं साथ में, ताकि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम वहाँ पे लिख भी लें. Journal. Okay, fine. So this is my first lecture. Today's is the first lecture, 17th of June is the date. Okay, this is our first lecture.
ठीक है। अ, इसको मैं हटा देता हूँ जैसे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये मैं कुछ चीज़ों को जरा मैं एडजस्ट कर लूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है ना। चले। अच्छा, मेरी सईद मतीन इज द ओनली न्यू स्टूडेंट टुडे। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आई ट्राई टू मेक माई लेक्चर इंटरैक्टिव। ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बस आप जो है वो मैं रीडिंग करूं या मैं स्लाइड्स को रीड करूं, एक्सप्लेन कर दूं कॉन्सेप्ट को, एंड दैट्स ऑल। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको मौका दूं वो कि वो अपने जो ख्यालात हैं, ठीक है, वो डिस्कस करें। मैं ड्यूरिंग द क्लास, आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। ठीक है। और मींस आई ट्राई टू मेक द क्लास इन द सेशन इंटरैक्टिव। ठीक है। इंटरैक्टिव में बेनिफिट ये होता है, खासतौर पर जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें ये कि आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहता है। अगर हम इस इन सेशंस को इंटरैक्टिव ना बनाए तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट है पार्टिसिपेंट का और इवन टीचर या ट्रेनर का, वो भी जो है वो अ, समझ लीजिए कि फेड हो जाता है। तो बी रेडी फॉर माय क्वेश्चंस एज वेल ड्यूरिंग द सेशन, ताकि आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है इसके बारे में भी मुझे पता चलता रहे कि आप लोग भी एक्टिवली लेक्चर को ना सिर्फ अटेंड कर रहे हैं बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। एंड वेन एवर यू फील, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट स्टॉप मी एट दैट पॉइंट एंड आस्क मी कि भाई ये सर ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आप क्लियर कर दें। इंशाल्लाह आई ट्राई टू एड्रेस देम। ठीक है। ओके। कुछ बेसिक्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन वर्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है। और जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे पास एक लैडर बनती है जिसको हम पायरामिड कहते हैं। सही है। अच्छा, फॉर द बिलाल मे बी यू नो सम इंफॉर्मेशन, आपने माशाल्लाह मास्टर्स भी किया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए रिफ्रेशर हो। ठीक है। सो यू बेसिकली आप बस उसको फिर पास कर दीजिएगा, क्योंकि कोर्स की रिक्वायरमेंट में जो है ना वो मुझे कवर करनी पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन, भले वो बेसिक हो या थोड़ा एडवांस हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम नहीं स्किप सर, कर देंगे। वो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन वो ये होता है कि चीज़ें जो है ना वो जैसे आपने बताया है मास्टर्स के अंदर कि उसके बाद भी ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका आएगा, और डिफरेंट स्टूडेंट्स की जैसे इसके अंदर सेशन के अंदर जो है वो डिस्कशन चलेंगी, तो वो एक हमारे लिए भी रिफ्रेशर होगा कि चीज़ों को जो है वो और थोड़ा सा उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर में एनहांसमेंट आ जाएगी। हो सकता है दो पॉइंट्स और ऐड हो जाएं, जो शायद हमने ना पढ़े हों या कुछ हम नहीं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। तो मैं तो इसीलिए इसको पूरा फोकस लेके ही वैसे ही चल रहा हूँ फर्स्ट से लेक्चर के। गुड है, गुड है, वेरी गुड। अच्छा, मैं बस एक ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ कि ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, मैं उसको किसी तरीके से गायब कर दूँ। जस्ट गिव मी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी 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 सर। हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, चले। अब चाहिए होगा तो फिर हम उसको देख लेंगे कैसे आएंगे वो। 1 मिनट, हाइड तो हो गया, मुझे अगर बंद करना होगा तो कैसे? रिटर्न टू मीटिंग, ठीक हो गया। तो हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, ठीक है। ओके। तो देखिए, मैं, हाँ फाइन, मैं एक आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक लैडर पिरामिड होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। सबसे उस पिरामिड की जो सबसे बॉटम लेयर होती है उसमें हम लिखते हैं डेटा।
डेटा के बाद हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास कन्वर्ट होती है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज के अंदर। नॉलेज के बाद वो इंफॉर्मेशन फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास इंटेलिजेंस के अंदर। और इंटेलिजेंस के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास विजडम में। जनरली इट इज कंसिडर्ड एज अ इंफॉर्मेशन pyramid। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास जो है एक pyramid बन रहा होता है। और जैसे जैसे आप pyramid की टॉप पर जाते हैं तो वैसे वैसे जो आप ये देखिए कि वॉल्यूम है उस चीज का वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो डेटा जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा फॉर्म में, सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर इंटेलिजेंस, एंड उसके बाद जो है फिर अ, हमारे पास जो है वो मिल जाती है हमें विजडम। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जनरली हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। और इंफॉर्मेशन को हम डिफाइन करने का जो एक बेसिक जो डेफिनेशन इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल मीनिंगफुल arrange data is known as information. Means when you get something information, when you get something uh, out of data, it means it is information। ठीक है। ये डेफिनेशन आप याद रख लें, आपको कभी काम आएगी। ठीक है, आगे चलकर। अच्छा, इन्फोसेक के अंदर, ठीक है, when we try to define infosec या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इन्फोसेक के अंदर तो सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है कि आपने उस इंफॉर्मेशन से कंट्रोल है, उसके अंदर आपने उस इंफॉर्मेशन को और उस सिस्टम को जो उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली प्रोसेस कर रहा है, आप उसको किस तरह सिक्योर करेंगे। ठीक है। एक मिनट देंगे यार, असल में ये मैंने कीबोर्ड भी थोड़ा डिफरेंट है, लैपटॉप का कीबोर्ड है क्योंकि दूसरा कीबोर्ड मैंने साथ में रखा हुआ है। इसको मुझे कॉपी करना है। ओके, यस, अब कॉपी करता हूँ। कंट्रोल, ये भी ग्रीन ही आ रहा है। चलो वो नहीं आ गया। ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करने का जो मेन वजह थी, मुझे कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना था यहाँ पर ना, कुछ चीजों को हाईलाइट करना था। देखिए, इन्फोसेक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, ठीक है, और सेफ गार्ड। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड। हमें प्रोवाइड करना है किसको, इंफॉर्मेशन को, और ऐसे तमाम सिस्टम को जो इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं। मीन्स एनी सिस्टम दैट इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, that is transmitting information, or if that is using that information, ठीक है, उसको हमें अटैक से, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से, डिस्क्लोजर यानी कि इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज होने से, मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन एंड अनऑथराइज डिस्ट्रक्शन को इंश्योर करना, हम क्या कहते हैं इसको, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। So when anyone asks you what is information security, so information security is securing your information or information system that is using, processing, transmitting, or performing any operation on that data। ठीक है। तो वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम टेक्नोलॉजीज, ठीक है, वो तमाम टूल्स, वो तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम प्रोडक्ट्स
जो इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर बनाने में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, हम उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इज दैट वेरी फंडामेंटली मैंने उसको एक्सप्लेन किया इन्फोसेक की जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Any question about the InfoSec? What is information security? So information तो सर security is the protection and or safeguarding your information assets. ठीक है, आप इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो ये होती है कि यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशन। ठीक है, बट यू नो द की टर्म्स and the key information that is required to represent or translate that information when someone asks you. Let's suppose you are sitting in some forum और उसके अंदर डिस्कशन चल रही है, और उसमें से किसी ने एक सवाल किया, मतलब जनरल हवाले से, कि व्हाट इज इन्फोसैक। ठीक है, तो यू शुड एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन योर माइंड, जो आपके जहन में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है कि व्हाट इज इन्फोसैक, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज अटैक, आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर लेना, इट इज आल्सो एन आर्ट। ठीक है, तो आई एम आल्सो लर्निंग दैट आर्ट, कि हम उस जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपके पास मौजूद है, आपके जहन में है, आप उसको अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मदीन, इज दैट क्लियर टू यू? जी सर। ओके, अच्छा, इन्फोसेक के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा, और जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा वो बहुत ही वो बुकिश इंफॉर्मेशन है, बट इट इज मैंडेटरी। हम स्टडी करते हैं, इसको डिस्कस भी करते हैं और यूज भी करते हैं। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करने के साथ साथ मैंने इसमें अब ऐड किया निस्ट, NIST, जिसको मैंने अगली स्लाइड के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड द यूज ऑफ साइबर स्पेस, ठीक है, from attacks, or whenever any attack that is launched on cyberspace, it will be called as cyber attack। ठीक है, अब ये साइबर स्पेस क्या है? ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइबर स्पेस इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जिसका भी जो ताल्लुक बन जाएगा, वो साइबर स्पेस में वो चीज लाया करेगी। ठीक है, अच्छा, अब आगे मैंने नीचे जो पॉइंट है उसके अंदर मैंने ऐड और भी इंफॉर्मेशन को किया है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, प्रोटेक्शन करना और रिस्टोरेशन करना। क्या तीन ऑब्जेक्टिव हैं? प्रिवेंशन करना, मैं वहीं पे लिख देता हूँ नोट्स में, ताकि आप लोग बाद में अगर नोट्स रेफर करें तो। सर ये साइबर स्पेस वाली बात थोड़ी सी रिपीट कीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी करता हूँ, कंट्रोल सेट। ठीक है, साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एंड साइबर स्पेस। अच्छा देखिए, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन को रीस्टेट कर लेते हैं।
और उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, कोई भी ऐसा अटैक जो साइबर स्पेस पर किया जाए, ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए जो टेक्निक या जो टूल्स आप यूज करेंगे वो साइबर सिक्योरिटी कहलाएगी, ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी जो आप यूज करेंगे वो साइबर सिक्योरिटी कहलाएगी। सो सॉरी। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, फिर साइबर स्पेस, एंड फिर ये जो आगे जो उसकी फर्दर डिटेल है। तो साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ योर साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस क्या चीज है, ठीक है, साइबर स्पेस के अंदर एचएसपीडी और एनएसपीडी के डायरेक्टिव के मुताबिक ये तमाम चीजें जो मैंने अभी कॉपी एंड पेस्ट किए हैं वो साइबर स्पेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। वो क्या चीजें हैं, मैं अब हाईलाइट करना शुरू करता हूँ। कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज, वायर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन that include information contained and to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality वगैरह, वो जो नॉर्मल जो हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं इन्फोसेक के, ठीक है, वो कवर करेंगे। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, उसका काम क्या है, प्रिवेंट करना डैमेज को, प्रोटेक्ट करना एसेट्स को, और अगर कोई साइबर अटैक हो जाए तो रिस्टोर करना। लेकिन साइबर स्पेस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, computers, any electronic communication system, any electronic communication service provider, wire communication and electronic communication के जो यूनिट्स हैं, ये तमाम जो आपके पास चीजें हैं ये साइबर स्पेस के अंदर शामिल है। मतलब अगर मैं इसको इन ए वेरी लेमैन बट टेक्निकल जार्गन को यूज करके मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वो साइबर स्पेस का पार्ट है। साइबर स्पेस के अंदर हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारा वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तमाम सर्विसेज हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को प्रोसेस करती हैं या इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को ट्रांसमिट करती हैं, कम्युनिकेशन के जो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, दे ऑल मेक अप अ साइबर स्पेस। अच्छा, ये जो वर्ड है साइबर, अब मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा रिकॉल करने दे मुझे अपनी मेमोरी को। ईदर इट वाज अ रशियन or maybe an American writer who actually used this word cyborg in his novel। अब मुझे थोड़ा सा इसको जाहिर सी बात है काफी पहले का मैंने पढ़ा है, साइबॉर्ग, साइबॉर्ग, ठीक है, उसने अपने नॉवेल के अंदर ये वर्ड यूज किया था साइबॉर्ग करके। तो वहां से ये जो है ये फिर ये साइबर स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी में ये आगे जाके कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो कहने का अगर नट सेल में किसी को एक्सप्लेन करना है, एनी thing that is connected to internet nowadays is known as cyberspace, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइबर स्पेस। अब वो मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है या मेरी कोई माइक्रोवेव अवन कनेक्ट है आईओटी के जरिए से, या मेरा जो है वो रेफ्रिजरेटर अटैच हुआ हुआ है, या मेरा एसी अटैच हुआ हुआ है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर स्पेस। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, जी जी सर, क्लियर है। गुड। नेक्स्ट मैंने ऐड किया निस्ट जो है, हम लोग बहुत दफा बात करेंगे आगे अपने कोर्स के अंदर, NIST और इस तरह की और दूसरी स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज निस्ट? निस्ट इज बेसिकली एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ शॉर्ट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इट इज अ नॉन रेगुलेटरी एजेंसी दैट ऑपरेट्स अंडर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखिए यूएस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। जैसे कि कुछ के नाम आपने पहले शायद सुने हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, डीओडी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपको हिस्ट्री भी शायद याद होगी या पढ़ी होगी सुनी होगी, डार्पा, ठीक है, जहां से इंटरनेट का एक्चुअल आगाज हुआ, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी दो डायरेक्टर्स का मैंने जिक्र किया हुआ है।
ये जो डेफिनेशन जो मैंने ली है, NSPD and Homeland HSPD. NSPD is a National Security Presidential Directive, and HSPD is uh, Homeland Security Presidential Directive. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो डायरेक्टिव्स हैं, दीज आर बेसिकली प्रेसिडेंशियल, यूएस प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव, दे डील विद इन्फोसेक, ठीक है, और दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, पब्लिकली अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस देम, यू कैन डाउनलोड देम एज वेल। ठीक है, हमारे पास अहमद ने ज्वाइन किया है, आई गेस, क्या नाम है आप, जरार, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप कनेक्ट हो जाए पहले। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप देर हो गई आपको ज्वाइन करने में। जी नमाज यहाँ पे थी, अच्छा मगरिब अच्छा, तो अभी आया। आई सी, चलें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, टाइमिंग क्या वो भी। तो हम निस को डिस्कस कर रहे हैं अभी। यू हैव नॉट मिस अ लॉट ऑफ थिंग, थोड़ी देर बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं। तो निस बेसिकली अमेरिका का एक, इट इज एन एजेंसी या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में ऑपरेट करती है। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, नॉन रेगुलेटरी एजेंसी है। नॉन रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब ये है कि यू, देखिए, दो किस्म की एजेंसीज आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास हैं। एक है रेगुलेटरी और एजेंसी, एक है नॉन रेगुलेटरी एजेंसी। अब दोनों में, या ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, रेगुलेटरी एजेंसी या रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो चाइल्ड को फॉलो करने होंगे। रेगुलेटरी का मतलब ये है, जैसे पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, वो, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, एफएसपीज, ठीक है, दे एक्चुअली ऑपरेट अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी, इज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो जितने भी इस एसबीपी की जो पॉलिसीज या रेगुलेशंस हैं, वो उनके ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, अच्छा, यूएस की बात करें, आपने नाम सुना होगा एफसीसी का। आपने अगर कभी देखा हो, कोई आपके रिलेटिव बाहर से कोई टॉय लेकर आए हैं, रिमोट कंट्रोल वाला खास तौर पर, ठीक है, उसके पीछे लिखा हुआ होता है एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली यूएस के अंदर जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड वो डिफाइन करती है। इफ एनी डिवाइस दैट इज नीड टू बी ऑपरेट विद इन यूएस है, ठीक है, तो उसको उस उसके जो भी कंट्रोल्स हैं, जो भी इसके जो रेगुलेशंस है, जो भी इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, निस इज ए नॉन रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, तो नॉन रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब ये कि इसकी जो भी समझ लीजिए कि रेगुलेशन तो नहीं होंगे, फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि नॉन रेगुलेटरी है। इसकी जो भी समझ लीजिए कि रिकमेंडेशंस होंगी, या इसकी जो भी गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, यू आर नॉट यू आर नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू being operated under any such situation, so you are not required to you are not obligated to basically comply with those regulations या those policies। जैसे निस्ट जो है, ठीक है, उसने बहुत सारी ऐसे गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं जो इन्फोसेक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और आप ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, ये भले वो आपके अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है या आपके कस्टमर का डेटा है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है सिक्योर, या यूज करती है, ठीक है, तो निस की जो गाइडलाइंस हैं, दीज आर गाइडलाइंस, क्योंकि निस इज ए नॉन रेगुलेटरी बॉडी, तो उसकी गाइडलाइंस, इट इज गुड टू, इट इज गुड फॉर यू टू फॉलो देम, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर देम फॉर यू टू फॉलो इट। समझ में आ रही है बात? तो इट इज ए नॉन रेगुलेटरी बॉडी जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में ऑपरेट करती है। और निस की जो गाइडलाइंस हैं, वो ना सिर्फ
कंप्यूटर के साथ है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। मगर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, जो और सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनते हैं, उनमें भी निस जो है अपना रोल प्ले करता है। लेकिन निस ने साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही एक वास्ट, समझ लीजिए कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 डिकेड्स बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। तो इसकी जो समझ लीजिए कि फुटप्रिंट है, ठीक है, हमारे आईटी के अंदर, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं निस के प्रपोज करदा फ्रेमवर्क्स और रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। ठीक है। और दे आर गुड एज वेल। ठीक है। तो हम साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो साइबर सिक्योरिटी इज फंडामेंटली प्रोटेक्टिंग योर साइबर स्पेस। ठीक है। और फ्रॉम ऑब्वियसली अटैक्स। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, जरार साहब, ये अफजल साहब ज्वाइन करेंगे क्या? अफजल का अभी पता नहीं, वो शायद बिजी है। ओके। पूछता हूँ मैं एक मिनट। या पूछ लें, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है और वो उस दिन काफी एक्साइटेड थे, तो रिकॉर्डिंग में वो मजा तो नहीं आता, आपको पता ही है बात। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फोसेक। ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको आपको पता ही है कि हम इसको CIA ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है। दीज आर दी दीज आर बेसिकली द फंडामेंटल प्रिंसिपल। जब भी हम स्टडी करते हैं इन्फोसेक को, तो हम इसको स्टडी करते हैं। CIA, the first one is confidentiality. The second one is integrity. And the third one is availability. ठीक है। सो हम चलिए सबसे पहले अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अवेलेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रिलायबल एंड टाइमली एक्सेस टू द डेटा एंड रिसोर्सेज इज प्रोवाइडेड टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है। लेट मी कॉपी इट। तो द डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी इज के, लेट देखिए, मैं एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ सिनेरियो के साथ। लेट सपोज यू हैव सम वेब एप्लीकेशन, मतलब आपकी कोई लेट सपोज कंपनी है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, और उस कंपनी की एक वेबसाइट है। ठीक है। ऑब्वियसली वो जो वेबसाइट है वो किसी वेब सर्वर के ऊपर होस्ट हुई भी होगी। तो लेट सपोज दिस इज द वेब सर्वर जहां पर वो एप्लीकेशन हुई हुई है। एंड लेट सपोज ABC.com इज द नेम ऑफ द डोमेन। ठीक है। और आपकी कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो लेट सपोज डेली जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो ऑथराइज इंडिविजुअल्स, जो ऑथराइज हैं आपकी वेबसाइट को यूज करने के लिए, उनके लिए अवेलेबल हो, जो भी टाइम फ्रेम आपने डिफाइन किया है। ठीक है। मतलब लेट सपोज आपने कहा कि जी, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की वेब, ठीक है, जो डेली ट्रेडिंग आवर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्टार्ट होते हैं वो 9:30 से लेकर आई थिंक 3:30 तक रहते हैं, PM। बीच में फ्राइडे का शायद थोड़ा सा टाइम 4 PM तक है। तो ये जो ट्रेडिंग आवर्स हैं, ठीक है, दीज आर फ्रॉम द 9:30 टू 3:30 PM। अब ये 6 या 7 जितने भी घंटे बनते हैं, ठीक है,
तो जितनी भी ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस हैं या स्टॉक एक्सचेंज की साइट है जो कि ट्रेडिंग ऑफर करती है, मुझे इतना ज्यादा स्टॉक का के साथ वाबस्तगी मेरी नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज का जो सर्वर है वो इस दौरान अगर ऑपरेट कर रहा है और ट्रेडिंग यूजर जो हैं, कस्टमर्स या क्लाइंट जो है वो ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो सर्वर है, उस एप्लीकेशन है, वो अवेलेबल है और उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड है। कोई डाउन टाइम या कोई आउटेज या कोई डिनायल ऑफ सर्विस नहीं है, नहीं आया, ठीक है। और जो डेटा जो सर्वर पर मौजूद है या ट्रेडिंग की जो इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज आल्सो देयर। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन डेटा रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी, हमें यहाँ पर इसी की अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में ही हमें दो तीन जो टर्म्स है उनको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अ, अमूमन जब हम इसको अवेलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं ना, तो जनरल डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आप ये स्टडी करते हैं कि सर्वर इज अवेलेबल एंड यू आर परफॉर्मिंग योर एंड इट इज परफॉर्मिंग इट्स सर्विस, प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज। लेकिन यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि रिलायबिलिटी, दूसरा टाइमिंग ऑफ द डेटा, अवेलेबिलिटी की टाइमिंग क्या है, और तीसरा ऑथराइज इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अनऑथराइज इंडिविजुअल के लिए भले वो सर्वर अवेलेबल ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। रिलायबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया कि रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है उस सर्वर के ऊपर या उस एप्लीकेशन के ऊपर, या वो एप्लीकेशन या वो सर्वर जो डेटा प्रोसेस कर रहा है उसके अंदर कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो पाए, ठीक है। दैट इज रिलायबिलिटी इज इंश्योर्ड, द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा या इंफॉर्मेशन। टाइमली एक्सेस, व्हेन यू नीड द सर्विस एज पर द SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। एज पर द SLA वो सर्विस या वो सर्वर अवेलेबल हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। लेट सपोज आपका SLA था फ्रॉम 9:30 टू 3:30 PM, एज विद द केस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पर लेट सपोज वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक सर्वर डाउन हो गया और शाम को 5 बजे से लेकर 6 PM तक सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टाइमिंग है एज पर द SLA वो चेंज हो गई है। So timing is impacted. So we would not say that the availability was 100%, because बीच में आधे घंटे का ब्रेक आया था, ठीक है। डाउन टाइम था, डिस्ट्रप्शन थी, वॉट एवर what the case was, और वो रात को वो अवेलेबल है। तो रात में तो आपको ट्रेडिंग आवर्स नहीं है ना, शाम में तो आपको ट्रेडिंग आवर्स नहीं है। तो व्हेन यू नीड दैट सर्विस, सो दैट सर्विस शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग दैट डिफाइंड टाइम फ्रेम। और फिर लास्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीज है इसी डेफिनेशन के अंदर, अनऑथराइज इंडिविजुअल, सॉरी, ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल के लिए होनी चाहिए अवेलेबल। अनऑथराइज इंडिविजुअल के लिए भले वो सर्विस या वो सर्वर दिन में भी ऑपरेट ना करे, दिन में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड ना करे, ठीक है। तो ये व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द अवेलेबिलिटी, तो हम एक जनरल हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सर्विस इज अवेलेबल और सर्वर इज ऑनलाइन। बट इट डजंट मीन कि सर्वर ऑनलाइन है लेकिन वो डेटा रिलायबल उसके ऊपर मौजूद है या नहीं है। सर्वर ऑनलाइन है लेकिन ऑथराइज इंडिविजुअल ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऑथराइज इंडिविजुअल, रिलायबिलिटी एंड टाइमिंग, ये तीनों चीजें जब हम एड अप करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी इज इंश्योर्ड। दूसरा जो हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज है, इंटेग्रिटी, ठीक है। इंटेग्रिटी इज आल्सो लिंक विद अवेलेबिलिटी। और इंटेग्रिटी को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो इंटेग्रिटी मीन्स, ठीक है, कि आपने जो डेटा स्टोर किया, जनरल हवाले से अगर मैं बात करूं बिल्कुल लेमैन, इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा दैट यू स्टोर्ड टुडे, ठीक है, जब आप कल उसको रीड करें, ठीक है, वो डेटा उसी हालत में आपको मिले, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हुई हुई हो, ठीक है। उस डेटा के अंदर किसी भी किस्म की
कोई मॉडिफिकेशन ना हुई हुई हो। और मॉडिफिकेशन का वर्ड या मतलब यहाँ पर अनऑथराइज मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अगर ऑथराइज यूजर मॉडिफिकेशन करेगा तो डेफिनेटली इट इज एन ऑथराइज एक्टिविटी। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। Integrity means the accuracy and the reliability of the information and the system is provided and any unauthorized modification is prevented. So unauthorized modification आपके सिस्टम में या आपके डेटा में ना हो, पहली चीज। दूसरी बात, जो डेटा स्टोर किया था वही डेटा आप रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म की कोई रिलायबिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। या आप इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर की थी वो आप रीड कर रहे हैं, या दो पार्टीज ने इंफॉर्मेशन सेंड की, कोई मैसेज सेंड किया। लेट्स सपोज हियर वी हैव अ सेंडर, यहाँ पर एक यूजर है और यहाँ पे दूसरा यूजर है। लेट्स सपोज दिस इज यूजर बी एंड दिस इज यूजर ए। यूजर ए ने कोई मैसेज यूजर बी को सेंड किया। ठीक है। सो मैसेज डिलीवरी अगर यूजर बी को मिल जाता है वो मैसेज, ठीक है, तो इट मीन्स के अवेलेबिलिटी ऑफ द मैसेज वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द मैसेज वाज गारंट वाज इंश्योर्ड। ठीक है। मैसेज जो है वो रिलायबली मतलब डिलीवर हो गया, तो अवेलेबिलिटी जो थी वो इंश्योर्ड हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ड्यूरिंग द इन फ्लाइट ट्रांजिट वो मैसेज चेंज तो नहीं हो गया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हो गई। अगर मॉडिफिकेशन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। थर्ड में हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन, रुको मैं पहले पेश कर देता हूँ, चलो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड नेसेसरी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई हुए हुए हैं। और जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स जो ऑथराइज हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, सिर्फ वही यूजर्स, ठीक है, वही एप्लीकेशंस उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं और रीड कर पा रहे हैं। इफ दैट इज द केस देन इट मीन्स दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सिस्टम और द एप्लीकेशन और द डेटा इज इंश्योर्ड। ठीक है। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हम आगे चल कर देखेंगे भाई ये किस तरह इंश्योर की जाती है। ऑब्वियसली इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। अवेलेबिलिटी के लिए भी कोई टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए भी हम कोई टेक्निक्स यूज करेंगे जिसकी वजह से डेटा की इंटीग्रिटी इंश्योर होगी, अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होगी। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन या आपके डेटा के ऊपर वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, कि आपका जो डेटा है सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज इंडिविजुअल जिसको आप अलाउ करेंगे वही यूजर आपके डेटा को देख पाए। अनऑथराइज मैं आप कोई और दूसरा बंदा जो ऑथराइज नहीं है वो आपके एप्लीकेशन को, आपके डेटा को, आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। If that is the case, it means confidentiality of the system, application, or the user or the data is ensured. Right? If you have any question, please let me know. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। Okay. So fundamental principles of security के अंदर जो नेक्स्ट है core goals of implementing security यार, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की जाए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और अवेलेबिलिटी ऑफ जो जिस चीज का भी जिक्र हो रहा है, भले वो वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसी सर्वर की बात हो रही है, या इन जनरल डेटा की बात हो रही है, वो चीज अवेलेबल रहे। इफ ऑल दीज थिंग्स आर
intacted, or in short, it means the system is providing its service as per uh, the principles of the security. ठीक है. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको, आपके ध्यान में? नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल सिक्योरिटी की जो टर्म्स हम यूज करते हैं, और कुछ इसमें से ऐसी टर्म्स भी हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज भी कर रहे होते हैं। ये आज हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो एक्सो जो साइबर सिक्योरिटी या इन्फोसेक का जो डोमेन है, ठीक है, जब हम उस डोमेन में रहते हुए उन टर्म्स को यूज करते हैं तो उनका क्या मतलब और क्या मकसद होता है। अच्छा, तो आई हैव कॉपीड ऑल दीज टर्म्स एक्चुअली, जो इनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नेबिलिटी, देन लेट्स डिस्कस अबाउट थ्रेट, देन थ्रेट एजेंट, then we'll discuss about exploit. चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्फोसैक की समझ लीजिए कि जो सबसे या साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग की जो सबसे जो फंडामेंटल चीज होती है, ठीक है, वो होती है वर्नेबिलिटी। ठीक है, हमारा है जो जितने भी इवन एथिकल हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, उनका जो फर्स्ट जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम टारगेट के अंदर, जो भी हमारा टारगेट है, भले वो सर्वर है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है या कोई नेटवर्क की डिवाइस है, राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, ठीक है, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी होती क्या चीज है टेक्निकल टर्म्स में। सो वल्नरेबिलिटी हम कहते हैं किसी भी किस्म की वीकनेस को, एनी वीकनेस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब वो जो वल्नरेबिलिटी है वो किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, ठीक है, किसी आपके मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, किसी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन में भी हो सकती है, किसी मोबाइल ऐप के अंदर भी हो सकती है, किसी सर्वर के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, और किसी नेटवर्क डिवाइस यानी राउटर स्विच फायरवॉल वगैरह के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी इज एनी टाइप ऑफ वीकनेस, ठीक है, और आप उसको लैक ऑफ काउंटर मेजर कह लीजिए, सॉफ्टवेयर बग कह लीजिए, ठीक है, लॉजिक या डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन एरर कह दीजिए, कुछ भी कह लें, ठीक है, ये एक ऐसी वीकनेस है, ये एक ऐसा बग है, लैक ऑफ काउंटर मेजर है, जिसके जरिए से अटैकर आपके सिस्टम पर अटैक कर सकता है। ठीक है, दिस इज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्नेबिलिटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आई गेस, वर्नेबिलिटी के बाद हम एक्सप्लॉइट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं थ्रेट और थ्रेट एजेंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चले मैं वर्नेबिलिटी के बाद जो है मैं डिस्कस करता हूँ थ्रेट थ्रेट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सही है, सीक्वेंस में चलते हैं। अच्छा, अब अच्छा, एनीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज अ वल्नरेबिलिटी? मतलब वल्नरेबिलिटी ऐसी है कि लेट सपोज, इसी में अगर एग्जांपल दूं, लेट सपोज आपने अपने घर में, लेट सपोज यू हैव अ हाउस, और उस हाउस के अंदर मेन जो आपका गेट है, डोर जो है हाउस का, ठीक है ना, अमूमन हम लोग क्या करते हैं जब हम रात को सोते हैं या सोने की तैयारी करते हैं तो हम उनको लॉक कर लेते हैं। सही है, राइट? और दिस इज, लेट्स सपोज यू यूज टू डू दैट ऑन डेली बेसिस, कि भाई आपने जब सोना है या आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आपने जो आपका जो मेन जो
गेट या मेन डोर है, आपने उसको लॉक किया, चाबी जेब में डाली या चले गए। अब वल्नरेबिलिटी इस केस के अंदर क्या हो सकती है? वल्नरेबिलिटी हो सकती है कि आपका वो जो लॉक है, ठीक है, वो किसी वजह से मेल फंक्शन हो गया है, ठीक है, खराब हो गया है, या वो लॉक टूट गया है, ठीक है। अब अगर वो लॉक मेल फंक्शन या खराब हो गया तो आपकी कोशिश ये होगी कि मैं लॉक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं लॉक कर दिया मैंने एक दफा तो लॉक खुलेगा नहीं, तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा या घर से बाहर कैसे निकलूंगा, ठीक है। और अगर लॉक टूट गया तो उस केस के अंदर तो फिर आप लॉक कर ही नहीं सकते। सो द हियर इन दिस सिनेरियो you had the basic security control available in your house, लॉक was available, लेकिन किसी वजह से मिस हैंडलिंग, लॉक खराब होने की वजह से, पुराने होने की वजह से वो क्या हो गया, वो हो गया खराब, ठीक है। तो अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट हैपेंस, इनिशियली लॉक था आपके पास तो आपका जो घर था वो सिक्योर था, लेकिन अब जो लॉक खराब हो गया है, ठीक है, या लॉक टूट गया है, तो अब आपके सिस्टम में, आपके घर में, आपके जो घर है उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो गई है। नाउ दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सो थ्रेट क्या है? अब वी हैव द वल्नरेबिलिटी कि हमारे घर का जो लॉक है वो खराब हो गया, अब आप लॉक यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज द थ्रेट, ठीक है। सो एन एनवायरमेंट और अ सिचुएशन दैट कुड लीड टू अ पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है। मतलब अब लॉक के खराब होने की वजह से कोई अटैक, कोई चोरी या किसी किस्म का कोई भी मिसकंडक्ट हो सकता है। सो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, दिस सिचुएशन इज नोन एज थ्रेट। समझ में आ रही बात कि इनिशियली एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन किसी वजह से लॉक खराब हो गया, लॉक टूट गया, नाउ देयर इज अ वल्नरेबिलिटी हैज बीन डेवलप। और अब जब वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो गई है, डेवलप हो गई है आपके सिस्टम के अंदर, अब आपका जो सिस्टम है वो एक हॉस्टाइल स्टेट में जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आपका जो घर का जो लॉक है वो खराब हो गया। अब कोई भी, इवन मैं फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, आप यूं समझ लीजिए कि नॉन सीरियस या बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैकर नहीं है, एक नॉर्मल सा समझ ले के बंदा है, लेकिन विद मेलिशियस इंटेंट ही कैन एंटर इनटू योर हाउस, ठीक है। तो यू आर इन सिचुएशन ऑफ अ डेंजर, ठीक है। आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि कभी भी आपके घर में कोई अनऑथराइज पर्सन एंटर हो सकता है। दिस सिचुएशन इज नोन एज थ्रेट, एंड द पर्सन हु एक्चुअली परफॉर्म दैट एक्चुअली बैड थिंग इज नोन एज थ्रेट एजेंट, और जिसको हम आम डेली लैंग्वेज के अंदर हम उसको अटैकर कहते हैं, ठीक है। in our daily language, daily operations, everyday life, we call him attacker, ठीक है। तो अटैकर इज बेसिकली अ पर्सन, इट कुड बी एन एंटिटी दैट कैन एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। मतलब वो जो वल्नरेबिलिटी लॉक खराब होने की वजह से डेवलप हुई थी, अटैकर जो है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और फोर्थ जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लॉइटेशन का वर्ड मैंने टर्म यूज ही कर ली, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन क्या है? एक्सप्लॉइटेशन यही है कि उस वल्नरेबिलिटी का मिस यूज करना। देखिए, एक तो है यूज, ठीक है, और एक होता है मिस यूज। अब आप एक वर्नेबल सिचुएशन के अंदर है कि आपके घर का, गाड़ी का या किसी भी चीज का लॉक टूट गया है या खराब हो गया, एंड यू आर नॉट एबल टू यूज दैट लॉक, ठीक है। तो कोई भी अटैकर इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, इस वर्नेबिलिटी का, ठीक है, और इस वर्नेबिलिटी को मिस यूज करके आपके घर के अंदर एंटर हो सकता है, आपकी कार को के अंदर एंटर करके होकर आपकी कार को चोरी कर सकता है। तो अब ये जो सिचुएशन है, मतलब सॉरी, ये जो एक्चुअल इन रियलिटी, ये जो अमल है, ये जो एक्शन है मिसयूज करने का, ठीक है, इस मिसयूज करने का, इस समझ लो के प्रोसेस को हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, कि यू आर एक्सप्लॉइटिंग दैट वल्नरेबिलिटी। तो इट इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो डिफरेंट तरीकों से होती है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई पीस ऑफ कोड या एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम उस वल्नरेबिलिटी को को एक्सप्लॉइट करते हैं, मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो एन एक्सप्लॉइट इज अ पीस ऑफ कोड और अ सॉफ्टवेयर दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बग या वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और अब वो डिपेंड करता है कि वल्नरेबिलिटी किस तरह की है और एक्सप्लॉइट किस तरह का है, तो उसके
मुताबिक जो है फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। आप अनऑथराइज एक्सेस परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर रहे हैं, आप कोई डॉस अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, या आप इंफॉर्मेशन या डेटा लीक कर रहे हैं। अभी डिपेंड करता है कि वल्नरेबिलिटी किस लेवल की थी, किस तरह की वल्नरेबिलिटी थी, और किस तरह का आपने एक्सप्लॉइट यूज किया है उस वल्नरेबिलिटी को मिस यूज करने के लिए। ठीक है, ये जो चारों जो टर्म्स है, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट एजेंट एंड एक्सप्लॉइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। और मीन वाइल जो नेक्स्ट फ्यू टर्म्स हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इस इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्या है? रिस्क। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिस्क। रिस्क के हवाले से जैसे मैंने मेंशन किया है कि रिस्क रेफर्स टू, मैंने वो पूरा, एक मिनट कंट्रोल, रिस्क रेफर्स टू द चांसेस। ठीक है, रिस्क का मतलब क्या है, चांस क्या है। चांस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट चांस, इट मींस टेक्निकल टर्म में हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अटैकर विल मिसयूज दैट वर्नेबिलिटी? ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? रिस्क क्या है? रिस्क इज रिलेटेड टू, एक्चुअली मैं यहाँ पर बनाकर एक्सप्लेन करता हूँ। सर मेरे एक छोटी सी, वैसे मैं एग्जांपल यहाँ देना चाह रहा था जिसके हिसाब से हम रिस्क को कह सकते हैं कि एक छोटा सा आईएस रिव्यू टाइप हम कर रहे थे, जिसके अंदर जो है वो वन ऑफ दी स्विच की जो फर्मवेयर था वो आउटडेटेड हो रहा था। तो हम उसकी मैं कह सकते हैं कि रिस्क जो मैं उस सेंस में ऐसे कह सकते हैं कि रिस्क कि अब वो आउटडेटेड है, बट इतना कोई वो स्विच की प्लेसमेंट जो हुई है वो लोकल लैंड में या कोई इसकी इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो आके कोई अटैकर जो है उसको अटैक कर सके। रिस्क के चांसेस उसके जो है वो हाई या लो या मीडियोकर उस फेज में आ रहे हैं, तो दैट वुड बी अ रिस्क, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने दो तीन चीजों को उसको डिस्कस किया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे बिलाल ने एग्जांपल दी कि ड्यूरिंग एन आईएस रिव्यू प्रोसेस ही आइडेंटिफाइड के देयर इज अ स्विच दैट इज रनिंग एन ओल्ड फर्मवेयर, और यू कैन से ऑब्सोलेटेड और वर्नेबल फर्मवेयर। अब उस वर्नेबल फर्मवेयर की वजह से आपका सिस्टम वर्नेबल हो गया, एंड एनी अटैकर कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट दैट वर्नेबिलिटी एंड मे misuse और may perform DOS अटैक और एनी अदर टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, और आपको नेटवर्क का वो जो सेगमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ब्रीच हो सकता है उसके ऊपर। अब सेकंड जो चीज जो बिलाल ने एड ऑन की है, बिलाल ने हमें फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि देखें, वो जो स्विच था ना, वो एक डीप अंदर एक, समझ लीजिए लैब एनवायरनमेंट या एक ऐसे डिपार्टमेंट में लगा हुआ था कि वो हम उस बेसिकली स्विच से कोई खास डेटा ट्रांसफर नहीं होता था। दो चार यूजर्स कनेक्ट होते थे उस स्विच के जरिए से, जो मिसाल के तौर पर मार्केटिंग या मिसाल के तौर पर किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था जो कि इतना ज्यादा बिजनेस कंटिन्यूटी या बिजनेस ऑपरेशन में इतना ज्यादा उनकी अगर वो ना भी, लेट सपोज एक दो घंटे के लिए उनको इंटरनेट ना मिले, वो यहाँ वो कनेक्ट ना हो, तो ईमेल वगैरह बस उनकी डिस्टर्ब होगी, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही स्विच आपका मेन राउटर के साथ कनेक्ट होता, मेन फायरवॉल के साथ कनेक्ट होता, आपका एज स्विच होता या कोर स्विच होता। एज स्विच जनरली वो स्विच होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है राउटर के बाहर। ठीक है, या आपको ये कोर स्विच होता या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच होता, तो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट होता उस वल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइट होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो रिस्क क्या है? रिस्क ना सिर्फ ये है कि चांस क्या है कि अटैकर उस वल्नरेबिलिटी को अटैक यूज करेगा, मिसयूज करेगा, प्लस उस
अटैक होने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी हम रिस्क इन्फोसेक के अंदर या आईएस के डोमेन के अंदर जब हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो रिस्क की कैलकुलेशन के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं। इनहेरेंट रिस्क हो गया, ठीक है, रेसिडुअल रिस्क हो गया, ठीक है, प्लस रिस्क जो है वो हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है कैलकुलेट होने के बाद, ठीक है, लो रिस्क है। ठीक है, तो अब ये जो सिनेरियो अभी जो डिस्कस किया, इस सिनेरियो को अगर हम सामने रखें कि चूंकि वो स्विच जो है वो एक एक्सेस लेयर का स्विच है और 2 4 5 यूजर्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो अगर वो अटैकर उस स्विच के ऊपर कोई अटैक परफॉर्म करता है और अटैक परफॉर्म होने की वजह से वो स्विच डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से रिस्क जो है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट जो है वो बहुत मिनिमल सा आएगा एंड टेम्परेरी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई चूंकि उसका इम्पैक्ट कम है तो देयर इज अ वल्नरेबिलिटी बट the risk is low. Let's suppose we have connected the same switch, same model number with the same firmware, ठीक है, at the main समझ लीजिए हेड ऑफिस या मेन ब्रांच के अंदर एज अ कोर स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को स्विच के तौर पर आपने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आपका रिस्क जो है वो आपका मीडियम या फिर हाई हो जाएगा, क्योंकि नाउ दैट स्विच हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरे सर्वर्स कनेक्ट हुए हैं या कोई राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है या कोई फायरवॉल इस स्विच के साथ कनेक्ट हुई हुई है, तो अगर लेट सपोज वो स्विच के ऊपर अटैक होता है या और वो स्विच डाउन हो जाता है या वर्नेबल हालत में है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा। थैंक्स कि आपने इनपुट दिया था, सिनेरियो था कि मैंने मुझे एक्सप्लेन करने में उसको आसानी हुई। तो रिस्क व्हेनेवर वी कैलकुलेट द रिस्क, तो हम इसके अंदर सिर्फ ये डिस्कस नहीं करते कि देयर वाज अ वल्नरेबिलिटी या वो अटैकर एक्सप्लॉइट कर लेगा। ये भी हम देखते हैं कि वो जो वल्नरेबिलिटी है वो जो एप्लीकेशन है या वो जो सर्वर है वो कहाँ पर कनेक्ट हुआ हुआ है। इसकी एक आध एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। जैसे लेट सपोज आप, हम आगे जाके देखेंगे भी ऑब्वियसली, आपने ड्यूरिंग योर सिक्योरिटी रिव्यू आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर आपने लेट सपोज एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी जो है वो डिस्कवर की है। फाइन, एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए वेरी आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, और इस वल्नरेबिलिटी के जरिए से ना सिर्फ आप कस्टमर का या यूजर्स का डेटा आप डिस्क्लोज हो सकता है, ठीक है, लीक हो सकता है, प्लस पूरा पूरा सर्वर डेटाबेस और पूरा पूरा सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग फिर कि आपने फिर जो डेटाबेस सर्वर जो यूज कर रहे हैं वो कैसे आपने कॉन्फ़िगर किया है। राइट, अब डिपेंड ये करता है कि ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वर्नेबिलिटी है, ठीक है, जिस एप्लीकेशन में डिस्कवर हुई है वो एप्लीकेशन किस तरह का डेटा, वो एप्लीकेशन क्या कर रही है और किस तरह का डेटा अपने पास होल्ड करती है। अब लेट सपोज, ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन आपकी कोर बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी कोर बैंकिंग की एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली जो अगर ये कोर बैंकिंग सिस्टम में एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटी है, तो इट मींस कि आपके जितने भी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा, उनके कार्ड इन्फॉर्मेशन या लेट सपोज उनके पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन लेट सपोज, ठीक है, अगर हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि ये जो वर्नरेबिलिटी जो डिस्कवर हुई है, ये एक ऐसे सिस्टम में थी जिसका ताल्लुक लेट सपोज जो कि यानी एक ऐसी एप्लीकेशन के साथ था जो कि प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करती थी। ठीक है, मतलब कोई किसी चीज को प्रोक्योर करना है कंपनी ने, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर रिस्क जो है, ऑल्दो द वल्नरेबिलिटी इज सेम, ठीक है, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन की टाइप डिफरेंट है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, द रिस्क विल बी down. It will not be like now a critical or high risk application or high risk vulnerability. It will actually maybe a medium risk or low risk vulnerability now. Got it? अच्छा, नेक्स्ट जो है आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक्सपोजर क्या है, सॉरी कंट्रोल।
कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज अ करेक्टिव एक्शन, ठीक है, कि आपने इफ यू हैव, मतलब आपने ड्यूरिंग एन आईएएस रिव्यू प्रोसेस आपने कोई वल्नरेबिलिटी जो है वो डिस्कवर कर ली है, ठीक है, आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस जो है वो डिस्कवर कर ली है। अब आपने जो है वो कोई कंट्रोल अप्लाई करना है, काउंटर मेजर अप्लाई करना है उस वल्नरेबिलिटी को, ठीक है, फिक्स करने के लिए, कि वो वल्नरेबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाए। जैसे आप एग्जांपल ले लें लॉक वाली। अब लॉक टूट गया है, ठीक है, अब लॉक टूट गया है, अब आप यू हैव टू गो आउट टू बाय समथिंग, आपने कुछ शॉपिंग करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें ग्रोसरी लेनी है, एंड यू कैन नॉट बेसिकली लीव स्टे इनसाइड द हाउस, ठीक है। अब इस सिनेरियो में जाहिर सी बात है लॉक तो करना है, और लॉक टूट गया है, और आपने बाहर भी जाना है। नाउ व्हाट यू कैन डू, मे बी आप बोले समवन इन द फ्रॉम द नेबर, आप बोले अगर चेक करना है, ध्यान रखना मेरे घर का यार कि कोई एंटर ना हो, ठीक है। हो सकता है आप मतलब नेबर वाले को बोल देंगे अगर आप बैठ जाओ, मुझे जरा दैट्स वो ग्रोसरी शॉप पे जाना है, कुछ चीजें बाय करनी है। तो दिस इज द सम काउंटर मेजर और करेक्टिव एक्शन यू हैव अप्लाइड टू फिक्स दैट वल्नरेबिलिटी फॉर अ टाइम बिंग, ना कुछ देर के लिए आपने करेक्टिव एक्शन परफॉर्म अप्लाई किया, या आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए उसने वॉच कर लिया, या आपने वॉचमैन बिठा दिया, या आपने कहा भाई अब लॉक टूट गया तो लॉक को मैं क्या करूं, किसी तरीके से फिक्स कर दूं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, रस्सी ली और रस्सी से दरवाजे को बांध दिया। कोई जो भी बंदा भी एंटर होने की अनऑथराइज तरीके से कोशिश करेगा, पहले रस्सी को या जंजीर को तोड़ेगा और फिर एंटर होगा, ठीक है। प्रॉपर फिक्स क्या है कि आप लॉक को चेंज कर दें। इफ द लॉक हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, या लॉक खराब हो गया, तो आप लॉक को फिक्स कर दें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल, ठीक है, तो कंट्रोल रेफर्स टू द काउंटर मेजर। कंट्रोल क्या होता है? काउंटर मेजर होता है जो हम उस वल्नरेबिलिटी को इधर एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए अप्लाई करते हैं। सो इट इज अ सेफ गार्ड दैट इज पुट इन प्लेस टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है, आल्सो कॉल्ड द काउंटर मेजर। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी वल्नरेबिलिटी के ऊपर कोई फिक्स अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो जाए, तो रिस्क क्या हो जाएगा उस केस में? रिस्क हो जाएगा जीरो। हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट ना हो, लेकिन अप टू सर्टेन डिग्री चांस अभी भी रह के ये एक्सप्लॉइट हो सकती है, तो फिर आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोजर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ए वल्नरेबिलिटी। एक्सपोजर यही है कि जी आपका जो यू आर एक्सपोज टू दैट वल्नरेबिलिटी ना, यू आर एक्सपोज टू एन अटैक, ठीक है, उस अटैक वल्नरेबिलिटी की वजह से आप अटैक आपके ऊपर हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर। अच्छा, अब ये जो टीओई है, टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम एथिकल हैकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब टारगेट ऑफ अच्छा, मैं इसको एक नेक्स्ट पेज के अंदर, क्योंकि आगे अटैक भी है और अटैकर भी को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आए सबसे पहले मैं थोड़ा सा अटैक को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एन अटैक अकर्स व्हेन अ सिस्टम इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। जब आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपके सिस्टम पे अटैक हो गया, और ऑब्वियसली अटैक होने का मतलब ये कि आपकी वल्नरेबिलिटी को मिस यूज किया गया है। और अटैक कौन परफॉर्म करेगा? अटैक परफॉर्म करेगा अटैकर। सो हेयर वी हैव basically attacker attacking the system or application, और जिस सिस्टम या एप्लीकेशन पर अटैक अगर आप करेंगे, एक्चुअली इट इज नोन एज, इन नॉर्मल लैंग्वेज और टर्म, इट इज नोन एज टारगेट, ठीक है। इन एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन, टीओई, जिसको आप असेस कर रहे हैं। और इन ए डेली ऑफ एवरीडे लाइफ यू कॉल इट अ विक्टिम, कि दिस इज द विक्टिम, मशीन और सर्वर और एन एप्लीकेशन जिसके ऊपर अटैकर ने अटैक परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अटैकर मे बी अ पर्सन और मे बी एन एंटिटी दैट विल एक्चुअली परफॉर्म एन अटैक ऑन द टारगेट, ठीक है। दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टर्म, और इन एथिकल हैकिंग पर डोमेन वी कॉल इट टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन एंड देन विक्टिम, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हम प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, आगे जाके हम स्टडी करेंगे व्हाट इज प्रोफाइलिंग, यानी हम अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं,
तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हु इज आवर हाई रिस्क या हाई वैल्यू टारगेट, कौन सा इस इन तमाम सर्वर्स जो हमने डिस्कवर किए हैं प्रोफाइलिंग के दौरान, ठीक है, इनमें से हाई वैल्यू सर्वर कौन सा जिसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म करें, तो वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह मीडियम वैल्यू टारगेट्स होते हैं, फिर लो वैल्यू टारगेट्स होते हैं। तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट्स ऑफ evaluation एज वेल बेस्ड अपॉन देयर रोल और बेस्ड अपॉन द डेटा दे आर होल्डिंग। ठीक है, राइट, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ये ऐड। टीओई फिर से एक दफा फिर से करिएगा डिस्कस, टीओई आपने जो बताया। देखिए, टीओई का मतलब ये है कि ये वो आपका टारगेट है जिसके ऊपर आपने अटैक करना है। ठीक है, सही है। अब ये जो जी। टीओई है, इट कुड बी कोई सर्वर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई नेटवर्क की कोई डिवाइस हो सकती है, कोई राउटर हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है, कोई फायरवॉल हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम एथिकल हैकिंग की डोमेन के अंदर या एथिकल हैकिंग की लिंगो के अंदर हम जिसके ऊपर हमने असेसमेंट करनी होती है, जिसको हमने इवेलुएट करना होता है कि भाई आप लेट्स सपोज यू आर वर्किंग एज आईएएस कंसल्टेंट ना, ठीक है, और आपको टास्क दिया गया कि भाई ये ये वो कंपनी है जिसका हमने आईएएस रिव्यू परफॉर्म करना है, और इस कंपनी के अंदर ये दो वेब सर्वर्स हैं, और इन वेब सर्वर्स के ऊपर जो है वो आपने लेट्स सपोज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके दिखानी है। ठीक है, तो इन दैट केस दोज टू वेब सर्वर्स आर नोन एज आवर टारगेट ऑफ एवेल्युएशन। दीज आर आवर टारगेट्स जिनको हमने एवेल्युएट करना है, इनकी समझ लीजिए कि सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म करनी है। सही है, तो एथिकल हैकिंग की डोमेन के अंदर हम जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में यहाँ पर लिखा था, जो हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, हम उनको टीओई कहते हैं, टारगेट्स ऑफ इवेल्युएशन। और आम एवरीडे लाइफ के अंदर, ठीक है, अगर कोई अटैकर किसी सिस्टम पर या किसी यूजर पर किसी सर्वर के ऊपर अटैक करता है, तो वो जो सर्वर है या कोई वो सिस्टम या वो जो यूजर है वो विक्टिम बन जाता है और वो अटैकर बन जाता है। सर तो ये हाई वैल्यूज दैट वुड बी बोथ ऑफ दैट सर्वर्स के जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि चांसेस ज्यादा हैं कि दैट वुड बी मोर कॉम्प्रोमाइज के ये हमारे सर्वर्स जो है कॉम्प्रोमाइज में है, तो दैट वुड बी हाई वैल्यू, हम उनको उसमें कर रहे होंगे। देखिए, तो अब इस हाई हाई। वैल्यू या आपका सवाल जो है वो ये है कि हम किन टारगेट्स को हाई वैल्यू टारगेट्स कहेंगे। जी जी जी। ठीक है, देखिए, अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है जो अटैकर का पर्सपेक्टिव है, और एक पर्सपेक्टिव आप यूं समझ लीजिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका है। ठीक है ना, देखिए, लेट सपोज अटैकर ने आपको दो सर्वर दिए गए थे, दो वेब सर्वर्स दिए गए थे। एक था वेब सर्वर जो उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा था, कोर बिजनेस ऑपरेशंस को। ठीक है, और दूसरा जो वेब सर्वर था या वेब एप्लीकेशन थी, वो बेसिकली उसी कंपनी की एम्प्लॉयज, ठीक है, कि एम्प्लॉयज की बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि एम्प्लॉयज में क्या होता है, एम्प्लॉयज का एचआर सिस्टम को हैंडल करता था, लेट्स सपोज अटेंडेंस सिस्टम को हैंडल करता था या इस तरह का कोई भी। ठीक है, एचआर या अटेंडेंस सिस्टम। अब यहां पर इन दैट यू हियर यू आर ट्राइंग टू इवेलुएट दी सिस्टम। अब यहां पर आपने ये डिस्कवर किया कि देखिए ये वो सिस्टम जो ग्रीन वाला है, वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर, जिसके ऊपर एम्प्लॉयज का कोई एचआरएमएस सिस्टम चल रहा है। ठीक है, यहां पर तो आपने ड्यूरिंग असेसमेंट आपने फाइंड किया जी 10 हाई रिस्क, 10 हाई रिस्क वर्नेबिलिटीज हैं। ठीक है ना, और 5 जो है वो मीडियम कैटेगरी या मीडियम रिस्क की वर्नेबिलिटीज हैं, और दो जो है वो जो है वो आपके पास जो ना लो रिस्क वर्नेबिलिटीज है। और यहां पर आपने लेट्स सपोज बिल्कुल कंप्लीटली आपको अपोजिट पिक्चर मिली, दो हाई रिस्क मिली आपको, और 5 आपको मीडियम रिस्क मिली, और 10 आपको जो है लो रिस्क मिली।
ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट हो गया सिनेरियो। ठीक है, 10-5 टू 2-5-10, फाइन। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप, अब यानी आपका सवाल ये कि हम हाई वैल्यू टारगेट किसको कहेंगे? ठीक है, तो एक है अटैकर का पर्सपेक्टिव और एक है बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव ना। ठीक है, अगर अ, आप हाई वैल्यू टारगेट इस सर्वर को कहेंगे फ्रॉम द अटैकर पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 10 हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज जो है वो आपको मिली हैं, आपने डिस्कवर की हैं। 5 जो है आपको मीडियम रिस्क वल्नरेबिलिटी मिली हैं और 2 जो है लो रिस्क वल्नरेबिलिटीज मिली हैं। तो इसका मतलब ये होगा इस सर्वर के ऊपर अटैक करना और सक्सेसफुल अटैक करना के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जबकि इस सर्वर को अगर आप, जो कोर बिजनेस ऑपरेशन का जो सर्वर है, क्योंकि इसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज आप, हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज कम मिली हैं, मीडियम रिस्क वल्नरेबिलिटी 5 मिली हैं और लो रिस्क वल्नरेबिलिटीज ज्यादा मिली हैं, तो यहाँ पर आपको, यू कैन से दैट फ्रॉम द अटैकर परस्पेक्टिव कि भाई ये जो सर्वर है ये तो मेरे पास लो वैल्यू सर्वर है या लो वैल्यू टारगेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बिजनेस परस्पेक्टिव के हवाले से? अगर मेरा ये सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, इन एनी वे, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मेरा ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि मेरा कंप्लीट जो बिजनेस ऑपरेशन है वो डाउन होने का चांस है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कस्टमर का, क्लाइंट का डेटा लीक आउट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे लिए जो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे लिए जो हाई वैल्यू टारगेट है वो मेरा ये सर्वर है। ठीक है, इसके ऊपर एक भी हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो इन 10 हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी जो मेरे एम्प्लॉइज या एचआर सिस्टम का जो सर्वर है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जनरली जब हम हाई वैल्यू टारगेट्स की बात करते हैं तो हाई वैल्यू टारगेट्स हमारा नाइन, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 70-80% हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिजनेस ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। समझ ना मेरी बात? ठीक है, जी सर, सही है। चलें, चलें, नेक्स्ट इज, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो मैंने कुछ न्यू चीजें, जैसे मैंने डिस्कस किया था शुरू के अंदर, अब चीजें चूंकि थोड़ी सी इवॉल्व हुई हैं, होती जा रही हैं, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें को मैंने ऐड किया है, जो आजकल भी टर्म्स जो है वो चल रही हैं। सही है। अच्छा, अब मैं लेट गिव मी 1 सेकेंड मुझे, अ, मतीन, आपको डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मतीन के साथ जो है हमारे पास अहमद, जरा आपको डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। ओके, नो सर। ऑलराइट, अच्छा सर, मेरा एक बस और सवाल था आपसे कि जी जी जी। हम जब ये रिस्क के ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे तो क्या रिस्क कैलकुलेशन के ऊपर हम थोड़ी सी आगे उसमें करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क, यानी रिस्क कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कोई वो आप इसकी डिस्कशन होगी क्या? असल में इसकी जो डिस्कशन है यार, उसके दो दूसरे कोर्सेज में होती है। ठीक है ना, अच्छा। जो रिस्क असेसमेंट का जो पूरा जो फ्रेमवर्क जी के जी ऊपर मैं काम कर रहा जी हूँ सर। कुछ, ठीक है, जिसमें ठीक है। देखें रिस्क कैलकुलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एप्लीकेशन के रिस्क हम अलग तरीके से कैलकुलेट हम्म, करते हैं, एसेट्स जो है, जैसे वेब या सर्वर्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनके रिस्क की कैलकुलेशन के जो टेक्निक्स हैं वो अलग है। ये तो चूंकि बात थोड़ी सी बहुत ही इस सब चली गई है डीप में, तो अदरवाइज ये थोड़ा सा थ्योरी वाली चीज है। हमारा ये जो कोर्स है इससे, इसमें हैंड्स ऑन वर्क ज्यादा है। ठीक है, तो सही है। आज जो है वो ठीक। बिल्कुल डिस्कशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। आई ठीक है। होप जो कॉन्सेप्ट जो है वो सबको क्लियर हो रहे होंगे। यस सर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपको पता है अभी रिसेंटली पाक इंडिया की जो के अंदर के दरमियान भी जो हुई है कुछ चीजें, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज नॉट अ नाउ अ न्यू थिंग। ठीक है, अगर आज से हम 10-15 साल पहले बात कर रहे होते तो उस वक्त हम कह सकते थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर द न्यू टर्म, न्यू डोमेन। बट अब यू नो दैट कि आजकल पूरी दुनिया के जो हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं। So what is information warfare? Information warfare refers to the use of technology. ठीक है ना,
information and communication technology to gain competitive advantage against your opponent. आपके जो भी ओपोनेंट है उसके अगेंस्ट में आपने आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने किसी भी किस्म का कंपेटिटिव एडवांटेज अगर आपने गेन कर लिया है या कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आप कोई ट्रेडिशनल वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह की टेक्निक यूज करें, ठीक है, और आप उन टेक्निक्स को यूज करके आप जो आपका टारगेट है या ओपोनेंट है, ठीक है, ओपोनेंट को के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करें, या आप जो आजकल जो रिसेंट जो न्यू समझ लीजिए टेक्निक्स आपने सुनी होंगी मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ठीक है ना, सुना होगा आपने अभी ये जो टर्म है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ठीक है, या आप इस तरह और आगे मैंने कुछ चीजें इसमें ऐड भी की हैं आरएफ वगैरह के हवाले से, रेडियो फ्रिक्वेंसी के हवाले से, ठीक है, आप इन टेक्निक से यूज करके आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर परफॉर्म करें। सो द in general, if we discuss what is information warfare, so it means that the use of by the use of ICT, information communication technologies, and gain competitive advantage against your opponent, तो दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब आपको ये चीज भी इल्म में होगी कि भाई आपको जो ओपोनेंट है वो कौन है। अब हो सकता है कि वो आपको जो ओपोनेंट है वो कोई आपका कंपेटिटर हो। लेट्स सपोज मैं जो हूँ गाड़ियों की कंपनी में काम करता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास टोयोटा में फॉर एग्जाम्पल ना, ठीक है, तो टोयोटा का यहाँ पर जो ओपोनेंट या आप कंपेटिटर आप कह सकते हैं वो होंडा है और लकी मोटर्स का और जो दूसरी कंपनीज वगैरह है, ठीक है। नाउ दीज आर योर ओपोनेंट। अगर आप इसके अलावा बड़े पैमाने पर बात करें तो इसमें कंट्री लेवल भी ओपोनेंट भी है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान है तो इंडिया है या अदर कंट्रीज है तो दे आर ओपोनेंट्स ना, ठीक है। तो ओपोनेंट की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है आपका स्कोप क्या है, ठीक है, आप किस डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपनी कंपनी की लेवल की बात कर रहे हैं तो योर कंपेटिटर इज योर ओपोनेंट, और अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो उसका उसमें फिर आपका ओपोनेंट कोई और हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो मैंने इसमें नीचे ऐड किया है, गिव मी 1 सेकंड, लेट मी डिस्कार्ड। इसमें कौन सी स्लाइड में मैंने ऐड किया है? फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक वेल नोन रिसर्चर है, उनका नाम, हाँ, मार्टिन लिबिकी, ठीक है ना, अमेरिकन है, अमेरिकन स्कॉलर एंड द रिसर्चर। उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है, कि इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर, कमांड एंड कंट्रोल वॉरफेयर, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अब नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, हैकर वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, और साइबर वॉरफेयर, ठीक है। अब ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वॉरफेयर का मतलब यही है कि आप जो है बीइंग एज अ कंट्री, लेट्स सपोज अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपकी जो कंट्री है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, एंड आपका जो ओपोनेंट है, लेट्स सपोज एनी एक्स वाई जेड कंट्री जो आपका डायरेक्ट ओपोनेंट है, तो आप ऐसी कौन सी टेक्निक्स या ऐसे कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं कि उनकी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको आप डिस्टेबलाइज करें, ठीक है। सो दिस इज इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है। सेम साइबर वॉरफेयर के अंदर हमारे पास हैकर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तो पूरा तरह से मतलब पूरा सिस्टम है, ठीक है। और इसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर, हैकर वॉरफेयर में जाहिर सी बात है हैकर्स की वॉर जो अभी नेशनल लेवल के ऊपर पाक इंडिया के दरमियान भी हुई है कि 10 अटैक इन्होंने किए तो 20 अटैक हमने किए, सो ऑन, डिफरेंट उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, उनके कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर्स के ऊपर, ठीक है, उनके सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब रिसेंटली ग्रो हुई हैं, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक जो है ये इनके आप नाम शायद बुक्स में या लिटरेचर में आप पढ़ते थे या सुनते थे, बट नाउ अ डेज यू आर प्रैक्टिकली विटनेस ऑफ दीज थिंग्स कि इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है, बाय यूज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से आपको जो टारगेट है आप उसको उसके डिवाइसेस को किस तरीके से आप जैम कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप उनको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो ये मैंने चीजों को ऐड कर दिया है। दीज आर, आप इनको बहुत, दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। साइबर वॉरफेयर के अंदर तमाम सिस्टम आ जाते हैं बेसिकली, अब जो है ना, जो इंटरनेट कम या कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी के साथ इनका लिंक हो, ठीक है। और यहाँ पे जो साइबर वॉरफेयर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइबर वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगेन, क्योंकि किसी भी कंट्री या किसी भी इवन कंपनी, इवन अगर किसी के घर की इकोनॉमी सही नहीं है, लेट सपोज, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट हाउस, दैट होम, दैट कंपनी इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी हाउस इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर तमाम वो, समझ लीजिए, आरएफ बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अभी, जैसे कि अभी रिसेंट जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी फेक न्यूज बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रोपोगेट की जा रही है, कि जिसमें हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो अटैक कर देगा अगर ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या अभी इस तरह की भी फेक न्यूज है कि जी अ, ये जो F-30, लेट सपोज, जो भी F-35 जो है वो डाउन किए हैं, हुए या नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स जो भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान ने हेल्प की थी या ईरान की, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दीज ऑल आर, मतलब इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आप क्या करते हैं, आप फेक या रॉन्ग प्रोपेगेंडा को आप प्रमोट करते हैं, ठीक है। और ये सोशल मीडिया वॉरफेयर के अंदर भी इसी के अंदर इसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सोशल मीडिया जो है ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को प्रमोट करने के लिए, कि आप सोशल मीडिया को यूज करके आप एक रॉन्ग नैरेटिव या रॉन्ग प्रोपेगेंडा जो है वो प्रमोट करते हैं, जिसका जैसे भी एआई जनरेटेड वीडियो भी, आई गेस, जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उसकी आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। सो देन आफ्टर असेसमेंट पता चला वो तो एआई जनरेटेड थी और फेक थी। तो अब चीजें जो है वो काफी डिफरेंट हो गई हैं अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें, ठीक है। और जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, एथिकल हैकिंग है, या जितने भी सिक्योरिटी के जो एक्सपर्टीज हासिल करना है, या सिक्योरिटी, या हम लोग जो जो लोग भी हम आईटी के साथ ताल्लुक हैं, somehow इफ वी आर लिंक विद सिस्टम सर्वर्स एप्लीकेशन, तो अब सिक्योरिटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, भले आप वेब एप्लीकेशन डेवलपर हो, ठीक है, मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलप करते हो, या आप डेवऑप्स पे काम करते हैं, ठीक है, क्लाउड पे काम करते हैं, या आप खुद सर्वर्स को मैनेज करते हैं, या आप खुद डायरेक्टली सिक्योरिटी की इंश्योर कराते हैं, आईएस टीम के अंदर है। तो इफ यू आर इन द आईएस टीम, तो फिर तो ऑब्वियसली यू आर इन द डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट रोल। लेकिन अगर आप इन आईएस टीम के अलावा भी अगर आप देखें, तो सॉरी, तो अब आप विदाउट इन्फोसैक, विदाउट गेटिंग द नॉलेज ऑफ इन्फोसैक साइबर सिक्योरिटी, अब कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता, कोई एप्लीकेशन बिल्ड नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड की, वर्नेबल एप्लीकेशन बिल्ड की, तो नेक्स्ट डेट विल गेट कॉम्प्रोमाइज एज सुन एज यू लॉन्च दैट एप्लीकेशन पब्लिकली, और वो यूज होना शुरू होगी, ठीक है, तो वो इट विल इजीली गेट कॉम्प्रोमाइज। तो अब हम साइबर सिक्योरिटी और इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से ना। नेक्स्ट जो है वो, मैंने अटैक के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। अच्छा, वी हैव लॉट ऑफ स्लाइड्स, एज यू नो दैट लेक्चर जो है वो डिस्कशन में बहुत आगे चला जाता है, तो आई हैव लॉट ऑफ स्लाइड्स टू कवर, बट अब जितनी भी स्लाइड्स जो है टॉपिक्स यानी कि आज के लेक्चर में कवर हो पाएंगे, आई एम गोइंग टू मेक इट। अच्छा देखें, अटैक को हमने स्टडी तो कर लिया, अटैक की डेफिनेशन में हमें यहाँ पर भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दी थी, कि एन अटैक अकर्स व्हेन अ सिस्टम गेट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, जब आपका सिस्टम या आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जब वल्नरेबिलिटी मिसयूज हो जाती है, तो इट मीन यू आर अंडर अटैक, ठीक है। अटैकर विल परफॉर्म द अटैक ऑब्वियसली। तो अब अटैक में
whenever an attack will occur, so we have three main things which are actually linked together. ठीक है, तो बाकी मैं इसमें चार चीजों को ऐड कर दूंगा, अटैकर को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट। सो वी हैव एक्चुअली फोर थिंग्स ओवर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं यहाँ पर एक और भी सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, दैट इज अटैकर। अटैकर इज अ पर्सन, इट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन, it may be some process, it may be an entity that is performing an attack, ठीक है। सो अब ये जो अटैकर है, ठीक है, उसका जो मोटिव है, गोल, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अटैकर ने जो अटैक परफॉर्म किया है उसका गोल क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो क्या चीज अचीव करना चाहता है, ठीक है। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए इट इज, देखिए इफ यू हैव अ वल्नरेबिलिटी दैट इज ओके। दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी आप ऐसा एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटीज ना हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात कर लें, लिनक्स की बात कर लीजिए, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, हर इन एप्लीकेशन और सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज मौजूद है, ठीक है, फाइन। और वो वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो फिर, ठीक है, एक्सप्लॉइट यानी कि मिसयूज भी हो जाती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि जो अटैकर उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी मेथड, किसी मेथड के साथ एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी को। तो लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि उसका मोटिव या गोल क्या है, उसने उस टारगेट के ऊपर अटैक परफॉर्म क्यों किया, उस वल्नरेबिलिटी को मिस यूज या एक्सप्लॉइट क्यों किया, ठीक है। तो जो टारगेट, जो अटैकर का जो गोल है, मोटिव है, वो अंडरस्टैंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन या विक्टिम के लिए, ताकि वो नेक्स्ट जो वल्नरेबिलिटीज या आने वाले अटैक्स है उनको रोक सके, या उनके अगेंस्ट जो है वो समझ लीजिए कि उनके अगेंस्ट, उन अटैक के दरमियान एक क्या कहेंगे आप उसको, दीवार कायम कर सके, डिफेंस मैकेनिज्म कायम कर सके, ठीक है। तो वो जो मोटिवेशन है, ठीक है, अटैकर की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबिलिटीज का होना, वल्नरेबिलिटीज तो हर सिस्टम में हो सकती हैं, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने अटैकर की जो मोटिवेशंस हैं, ठीक है, वो मैंने कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने डिस्कस किया डिस्टरप्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है, कि आपका जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अटैकर अटैक परफॉर्म कर रहा है, सही है, उस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको डिस्टर्ब करना, ठीक है। अमूमन इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो परफॉर्म हम करवाते हैं पेड अटैकर्स के जरिए से, ठीक है। यहां भी समझ लीजिए कि ये वो अटैकर्स होते हैं जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अटैकर तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी ही में काम करते हैं, लेकिन जो आजकल कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की टीम भी बनाई हुई हैं, लेकिन उनका जो पर्पस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो अगर उनके अगेंस्ट को अटैक होता है तो फिर वो कॉम्बैट करती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसे कंपनीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अटैकर का जो एक जो पर्पस है वो ये होता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करना। जो भी टारगेट कंपनी है, ठीक है, जो भी टारगेट वेबसाइट है, लेट सपोज दराज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे तो, मैं इतना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, बट लेट सपोज कि दराज का कोई कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में आ जाता है, सही है, एंड इट इज अ न्यू कॉम्पिटिटर। वो आपको अपने जो कस्टमर्स है उनको डिफरेंट पर्क्स दे रहा है, डिफरेंट बेनिफिट दे रहा है, बोनसेस दे रहा है, लेट सपोज डिस्काउंट्स दे रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्स वाई जेड डॉट पी के। अब दराज का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया, राइट, ठीक है। जो काम दराज कर रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स
जो प्लेटफॉर्म जो सर्विस दराज प्रोवाइड कर रहा है वही XYZ भी परफॉर्म कर रहा है। नाउ मे बी, ठीक है, मैं दराज को तो मैं एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल मैंने यूज डिस्कस किया है। मे बी कोई कंपनी अब उसका मार्केट के अंदर कंपटीटर आ गया है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर उस अटैक अपने अटैकर्स के जरिए से, पेड अटैकर्स के जरिए से अटैक्स परफॉर्म करवाए, ठीक है, ब्रीच हो उसका डेटा, यूजर के जो की जो क्रेडिबिलिटी जो बिल्ड हो रही है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज कराए, ठीक है, ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी भी डिस्टर्ब हो और यूजर का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो, तो जाहिर सी बात है यूजर भी उसकी वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो टारगेट होता है जनरली, वो होता है बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करना, और अमूमन ये कंपनीज लेवल के ऊपर काम होता है। फिर दूसरा टारगेट जो मोटिवेशन जो है वो हो सकती है स्टीलिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग डेटा, कि आपने जो इंफॉर्मेशन चोरी करनी है आपने, ठीक है, और डेटा को मैनिपुलेट करना है। क्रिएटिंग फियर, chaos बाय डिस्टर्बिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप इसकी एग्जांपल मैं क्या दूं, अभी रिसेंट जो जो भी वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वी हैड न्यूज़ ऑन द मीडिया कि पाकिस्तान ने जो है डिफरेंट किस्म के जो है साइबर अटैक्स जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर लॉन्च किए हैं, ठीक है, ग्रिड स्टेशन डाउन कर देना कर दिया, और लाइट चली गई वगैरह वगैरह। अभी इसमें कितनी हकीकत है, किस लेवल का था, आई डोंट हैव दैट डेटा, बट इसकी वजह से फेयर तो ऑब्वियसली और chaos से बिल्ड हुआ। कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द टारगेट, ये कॉमन है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर होता है। प्रोपोगेटिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, ठीक है, ये भी आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। अचीविंग state's military objective, we have seen that. डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द टारगेट, ये अगेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर है। टेकिंग रिवेंज, ये अमूमन थोड़ा पर्सनल लेवल के ऊपर आ जाता है। डिमांडिंग रैंसम। तो दीज आर फ्यू, आई दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट ऑब्वियसली, देयर आर मेनी अदर मोटिवेशंस, ठीक है, बट दीज आर फ्यू मोटिवेशन दैट आई हैव लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है, कि अमूमन अटैकर या जो हैकर होता है, ठीक है, उसकी ये मोटिवेशन होती है जब भी वो अटैक टारगेट पे परफॉर्म करता है, राइट। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो वी हैव अराउंड 15 more minutes, और अभी जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है उसके अंदर मैं अटैक की जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर मैं ओवरव्यू दूं तो अटैक्स को डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो लेक्चर है वो जा रहा है हैकिंग की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने आपको जो 5-7 जो मोटिवेशंस बताई हैं, ये बेसिकली हैकर या अटैकर की मोटिवेशन है कि उसने क्या करना है। अब इसमें बहुत सारे पेड हैकर्स, पेड जॉब भी हैं, कुछ जॉब जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं स्टेट एक्टर्स के जरिए से, कुछ जो है वो रिवेंज लेना है तो पर्सनल लेवल के ऊपर भी ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के हैकर्स हैं, एंड डिफरेंट किस्म की हैकर्स हैकिंग की वजह से हैकिंग की टाइप्स भी बन जाती हैं, ठीक है। तो में हम चले, मैं अटैक्स वाला जो सेशन है, यानी कि अटैक्स वाला जो टॉपिक है, मैं उसको कुछ देर के लिए रोक देता हूँ कि अटैक्स जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, एक्टिव अटैक क्या होता है, पैसिव अटैक क्या होता है। मैं हैकिंग वाले टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ कि व्हाट इज हैकिंग, ठीक है। एथिकल हैकिंग की क्लास के अंदर आज पहली क्लास है, तो एटलीस्ट जाते जाते जाने से पहले हम एटलीस्ट हैकिंग के जो फंडामेंटल्स है उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो हैकिंग इज बेसिकली, अब क्योंकि हम ऑलरेडी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट जो कवर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर हमें काफी हेल्प मिल जाएगी। हैकिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम्स vulnerabilities, हमें पता है व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन, वी नो दैट vulnerability, ठीक है, एंड compromise the security control or to gain unauthorized access, inappropriate access, ठीक है, और unlawful access of the resources, ठीक है, मीन्स एनी मिस misbehavior, ठीक है, unauthorized activity is known as hacking, ठीक है। It involves modifying data, system application, and that is beyond the goal of goal outside the creator। मतलब let's suppose यूजर ने यानी डेवलपर ने एक ऐप
कोई एप्लीकेशन बिल्ड की थी किसी और पर्पस के लिए, नाउ यू आर मिस यूजिंग इट, ठीक है, डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं एंड सो ऑन. Hacking can be done to steal, pilfer, and redistribute uh, intellectual property, thus leading to business losses. मतलब hacking in general is basically all these 8 things that we discussed earlier. कि आपने किसी टारगेट को, जो भी आपको टारगेट ऑफ विक्टिम है बेसिकली, मतलब जिसको आपने अटैक परफॉर्म करना है, ठीक है, फ्रॉम अटैकर साइड योर इट्स अ टारगेट, और फ्रॉम द रिसीविंग एंड यू विल बी विक्टिम. तो जो भी आपका टारगेट है उसकी ऑपरेशंस को, उसकी एप्लीकेशन को क्रैश करना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है, डेटा को एक्स फिल्टर करना है. एक्स फिल्टर का मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या आपने उसका सर्वर को डाउन कर देना है, ठीक है, कि कोई भी यूजर जो है, लेजिटिमेट यूजर भी उसकी एप्लीकेशन को यूज ना कर पाए, ठीक है. ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज आर कम अंडर हैकिंग अटैक्स, ठीक है. ये कौन है, ये कौन सी एक्टिविटीज है, हैकिंग है. अब हैकर कौन होता है? हैकर वो पर्सन होता है जो इस तरह के काम करे, ठीक है. सो जनरली हमारे आजकल के दौर में जो वर्ड हैकर है, ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है. बट अगर आप इसके एक्चुअल मीनिंग की तरफ जाएं तो हैकर इज जनरली द एक्सपर्ट ऑफ हिज डोमेन, ठीक है. अगर आप जनरल हवाले से बात करें तो हैकर वो पर्सन होता है जो अपने डोमेन का, अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है. लेकिन चूंकि ये जो टर्म है, ये जो वर्ड हैकर है, वो इतना ज्यादा नेगेटिव टास्क के साथ, नेगेटिव एक्ट के साथ एसोसिएट किया है गया है पास्ट के अंदर, कि अब whenever we talk about hacker it means it's an evil, right? अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हैकर्स के टाइप्स कितनी है, ठीक है. तो अगेन इसके लिए ये जो लिस्ट मैंने हैकर के टाइप्स के हवाले से मैंने यहाँ पर बनाई है, इट इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, ठीक है. इसके अंदर आप ऐड करते रह जाएंगे चीजों को. सो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है. ब्लैक हैट हैकर जो है वो हैकर्स होते हैं, ठीक है, दे पॉजेस एक्सपर्ट लेवल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स इन यूजिंग कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, ठीक है. बट उनका जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन. उनका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, कि वो डिस्ट्रक्शन परफॉर्म करें. एक हाईलाइटर, ठीक है. सो दे एक्चुअली परफॉर्म डिस्ट्रक्शन. अब वो डिस्ट्रक्शन किस लेवल की होती है? वो इस लेवल की भी हो सकती है कि आप सिर्फ डेटा को डिलीट कर दें, डेटा को मॉडिफाई कर दें. डेटा मॉडिफिकेशन इज आल्सो डिस्ट्रक्शन, राइट? डेटा डिलीशन इज आल्सो डिस्ट्रक्शन. आपने पूरा सर्वर डाउन कर दिया, इट इज आल्सो डिस्ट्रक्शन, ठीक है. आपने पूरा उनका नेटवर्क, अपने टारगेट का पूरा नेटवर्क डाउन कर दिया, इट इज आल्सो डिस्ट्रक्शन. आपने उनके नेटवर्क के अंदर पूरा नेटवर्क डाउन कर दिया, तो उनके जो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर अगर उनका नेटवर्क था, आपने वो भी डाउन कर दिया, इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्शन. So black hat hackers are obviously bad guys, ठीक है, they are bad guys, और they are also known as crackers, ठीक है. they are basically also known as crackers. They can crack anything, means they can disrupt for anything. अब वो डिपेंड नहीं करता कि उनका क्या लेवल है, ठीक है, उस लेवल के मुताबिक वो फिर अपने काम परफॉर्म करते हैं. वाइट हैट हैकर्स आर गुड गाइज, ठीक है, दे आर गुड पर्सन, दे आर एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. ये जो है ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं. कंपनीज यूज टू हायर देम, दे आर गेटिंग पेड टू परफॉर्म हैकिंग एक्टिविटीज, बट फॉर डिफेंसिव पर्पजेज. मतलब अगर आप थ्योरी के हवाले से डिस्कस करें तो ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर technically they are at the same level. They are extraordinary guys, these should be extraordinary guys, but उनका जो रोल है वो दोनों का फर्क है. जो ब्लैक हैट हैकर्स है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, राइट. जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं, दे आर गेटिंग पेड for providing the defense, for providing the security to the company, to the organization, to the country, to the nation.
ठीक है. So black hat are good bad guys, white hat hackers are good guys. Now in between black hat and the white hat hackers, we have another category of hackers. They are known as grey hat hackers. अब grey hat hacker जो है ना, they operate in offensive side and the defensive side as well. Means वो ब्लैक हैट की साइड पर भी काम करते रहे हैं या करते रहते हैं, या व्हाइट हैट हैकिंग की साइड पर भी काम करते रहते हैं या करते रहे. It actually depends upon the situation and it actually depends upon their mood. तो उनकी इंटेंशन क्या है. ठीक है. So they are also of the same extraordinary level, but depending upon their intention, depending upon their motivation or maybe situation where they are in that time point in time, ठीक है, वो जो है वो ग्रे हेड है hackers. Maybe they perform bad activity at that time, and maybe next time they perform good activities providing security to the service, to the companies. Suicidal hackers very bad. ठीक है. अच्छा, suicidal hackers are basically those hackers they target critical infrastructure. ठीक है. National grid, power stations, ठीक है, nuclear reactors, ठीक है, companies entire infrastructure, network infrastructure, and they don't care what will happen if they get caught. ठीक है. They may get to jail, they may get sentenced to lifetime in punishment. ठीक है ना. They don't care. ठीक है. So these are extremely bad guys. फिर at the very beginning level of the hacking, we call it script kiddies. So script kiddies are those uh, kids actually. They get I always get smile when we talk about script kiddies. So script kiddies are basically those persons, they use Kali Linux and other tools or scripts built by other uh, actual white hat hackers, okay, or maybe black hat hackers, okay, and to just show off that they have done something extraordinary, but they are actually using someone else knowledge and someone else uh, skills को यूज करके बस अपने क्या कहते हैं विश को वो पूरा करते हैं, राइट. दे आर नोन एज स्क्रिप्ट, दे आर नॉट रियल हैकर्स. So for just for fun or maybe for the learning purpose, it is good. It is always encouraged that you should use Kali, you should use the scripts and the application built by other security professionals. But you should not stop at that. कि आपने वो script use की बस खत्म काम हुआ खत्म. No, you should learn how that script was built, right? What that script is doing, how you can modify that script, how you can make it more powerful, how you can make it more stable, how you can make it more standard or maybe more secure as well. So if you just using that script, it means you are script kiddie. But if you are using a script, you have gone through what that script does. You have gone through how the flow of the activities will be happening when you will launch that script, and you know the inside out of that knowledge that is being coded into that script, and you aim to basically make it more sophisticated one. Then you are not a script kiddie, you are then next level, not the script kiddie, right? Cyber terrorists, individuals with wide range of skills who are motivated by religious or political and other agendas. Mostly ये political agenda या national state sponsored terrorist या cyber आप इनको terrorist कहते हैं, ठीक है, जिनका जो objective होता है वो large scale disruption provide करना, perform करना होता है, ठीक है. And I think there are a couple of two more state sponsored, ठीक है. We have seen that state sponsored hackers, इसमें कोई नई बात नहीं है. और hacktivism, अब hacktivism and somehow like cyber terrorism, तो आप जो है वो अब न्यू टर्मिनोलॉजीज के अंदर आप उसको मिक्स कर सकते हैं. हैक्टिविज्म का मतलब ये है कि यू आर परफॉर्मिंग हैक्टिविटी, ठीक है, फॉर सम कॉज. अब अमूमन वो जो कॉज होता है, देखिए कॉज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक clean drinking water. You are not access to, like in, let's say that not let's say that in Africa most countries don't have access, most people don't have access to clean drinking water. Although it's true for here as well, हमें तो पानी मिलता भी नहीं है, ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर
की बात तो बाद में आती है, खैर. So that cause can be positive, right? But here in generally, when we talk about hacktivism, it means you are basically, your objective is to basically, there is, you are performing hacking for some political agenda, for some cause, ठीक है. uh, and obviously, uh, when you perform hacking, तो फिर आप डिफेस भी करते हैं, वेबसाइट को डिसेबल भी करते हैं, सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है. तो जनरली हैक्टिविज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट हैक्टिविज्म, इट मींस वी हैव सम पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है, दैट्स रनिंग बिहाइंड इट, ठीक है. अब एक पूरी डिस्कशन है, इफ हैकिंग कैन बी एथिकल, if it is hacking ethical, then what are the ethics that we should follow in hacking? So I think let's leave it for the next session. तो आज के सेशन को मैं यहाँ पर रैप अप करना चाहूंगा. इट वाज द फर्स्ट सेशन, राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई स्टिल नीड टू कवर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है. अटैक्स कितने किस्म के होते हैं, और आगे चल के फिर हैकिंग के जो फेजेस हैं, ठीक है, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग परफॉर्म कैसे करते हैं, फिर डिस्कशन एज वेल कि हैकिंग कैन बी एथिकल और नॉट. तो सो फार इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, ठीक है, जो भी टॉपिक हमने आज में हमने कवर किए हैं, तो प्लीज डू आस्क मी, ठीक है. तो हम इसको ले लेते हैं, अगर आपके कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं. देखिए, हमें दो तीन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. वन इज द ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है. ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमें चाहिए होगा. आप इस वेबसाइट पर जाएं, virtualbox.org, ठीक है. और इस वेबसाइट के ऊपर दो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने होंगे. एक होगा वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, जो आई थिंक समवेयर अराउंड 150-200 MB का होगा, ज्यादा हैवी नहीं है, फ्री है, ओपन सोर्स भी है और फ्री भी है, ठीक है. और दूसरा, उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक, ठीक है. तो दीज आर द टू सॉफ्टवेयर जो कि आपको डाउनलोड करने होंगे. तो वो आप सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स को. और जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आप वर्चुअल बॉक्स का जो एक्सटेंशन पैक है उसको भी डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों के लिए अवेलेबल है. तो अगर हम में से कोई अगर मैक का यूजर है, तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो आप मैक के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ये तो हो गई पहली बात. दूसरी बात जो बात है वो ये कि चूंकि हम लोग काली लिनक्स को मेनली यूज करेंगे, और तो काली लिनक्स को आप डाउनलोड कर लें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी इसका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है. और वो आईएसओ फाइल में आप डाउनलोड कर लें, या वर्चुअल बॉक्स की बनी बनाई फाइलें भी मिल जाती हैं, ठीक है. तो वो इन एनी केस, अगर आप वो फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं तो तब भी दैट्स फाइन. अगर आप आइसो फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो दैट इन दैट केस आल्सो इट इज फाइन, ठीक है. दोनों केसेस के अंदर फाइन है. तो लेकिन ये कि नेक्स्ट क्लास के लिए इट्स बेटर के हमारे पास जो है ना, ये जो वर्चुअल बॉक्स है वो आप इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें इस वेबसाइट के ऊपर जाकर. तो तो हम आप हर नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हमें थ्योरी ही कवर करनी है, फ्रॉम द नेटवर्क, मतलब, लेकिन वो थ्योरी अब इन्फोसेक की थ्योरी नहीं होगी. वो थ्योरी जो है वो नेटवर्क के ऊपर अटैक्स वगैरह के हवाले से थ्योरी होगी. सही है. तो ये शेयर कर दे, लिंक ग्रुप में शेयर कर दें. मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, राइट. चलें, चलें, ठीक है. एनी कोई और क्यूरी अगर है तो प्लीज आप वो ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं मुझे.